हेलो बच्चों। तो जैसा कि सबको पता है यूपीएससी 2025 का पेपर एसए और जीएस पेपर वन का हो चुका है। क्यों मैं बात कर रही हूँ एसए जीएस पेपर वन? बिकॉज आई एम द फैकल्टी रुचि वशिष्ठ who will be taking the discussion of essay paper in detail along with GS paper 1. The today's task will be the understanding of the syllabus of GS paper 1, and I'll be discussing a major portion that is in GS paper 1 syllabus, that is your art and culture. So पहले तो first and foremost the disclaimer for this video is the one who are watching. This particular session is significant, is very important for the students who are going to appear for 2026. तो 2026 में वो स्टूडेंट्स भी अपेयर करेंगे जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट क्लियर. बट ऐसा तो है नहीं कि दैट इज द एंड ऑफ द रोड. दे विल बी रीअपियरिंग इन 2026 एंड दे विल बी कमिंग अप विद बेटर टैक्टिक्स. और बेटर टैक्टिक्स क्या होते हैं इस सेशन में आपको पता चलेगा. और उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 2026 में पहला अटेम्प्ट देंगे. तो दो तरीके से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है. डिस्कशन क्लास इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए जो 2026 में अपेयर कर रहे हैं. एक जो रीअपियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो पहले दे चुके हैं अटेम्प्ट 2024 या 2025 में, जो अटेम्प्ट दे चुके होंगे लेकिन नहीं हुआ किसी कारण से उनका, तो वो वापस वो गलतियां रिपीट ना करें जो गलतियां उन्होंने की और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. तो गलतियां क्या हो सकती हैं, उनको कैसे सुधारना है, कैसे अपने पेपर को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को रीफोकस, रीस्ट्रेटजाइज करना है, वो मैं इस सेशन में आपको बताऊंगी जीएस पेपर 1 के लिए स्पेशली. और 2026 में जिन स्टूडेंट्स का पहला अटेम्प्ट है, आप लोग गलती ही मत करो. 2026 आपका पहला अटेम्प्ट हो और लास्ट अटेम्प्ट हो और आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हो जाएं, ये सेशन आप दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले चलिए लेट अस अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 1. क्या यूपीएससी 25 का पेपर था, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या है. तो सबसे पहले जीएस पेपर 1 में आपका जो जीएस पेपर जो यूपीएससी का मेंस पेपर होता है उसमें पहला पेपर इज नेम्ड एसए. जो दूसरा पेपर एंड जीएस पेपर 1 जिसको बोलते हैं वो है आपका जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज एक्सेट्रा आता है. सो दिस इज योर सिलेबस. आप देखिए ध्यान से. तो जिसमें आपका पहला जो सेक्शन है वो है इंडियन कल्चर का, इंडियन कल्चर. एंड इसमें क्या है, इंडियन कल्चर में इंक्लूड सेलियन एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स. तो एंशियंट से मॉडर्न टाइम तक जो आपका इंडियन कल्चर है, और इंडियन कल्चर में क्या, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर जो भी है फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स यूपीएससी कैन आस्क. दूसरा जो टॉपिक है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, तो प्लीज आप नोट करो सिलेबस. इसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री नहीं है, मिडीवल इंडियन हिस्ट्री नहीं है, इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है. ठीक है. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या पूछते हैं, फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनालिटी इशू. तो प्रेजेंट टाइम तक भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है. उसके नेक्स्ट है आपका फ्रीडम स्ट्रगल. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट जहां होती है उसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स हैं, जैसे वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये पूछता है. तो हिस्ट्री जो है, जिसको आप हिस्ट्री बोलते हैं ना, हिस्ट्री, ठीक है, यूपीएससी के पूरे जीएस पेपर 1 सिलेबस में हिस्ट्री क्या क्या है. आपके हिस्ट्री में, एक सेकंड, लेट्स टेक दिस पेपर. तो जीएस पेपर जो आपका 1 है, जीएस पेपर 1 में अगर मैं हिस्ट्री बोलूं तो हिस्ट्री क्या क्या है आपके सिलेबस में. एक तो आर्ट एंड कल्चर है जो कि हमने देख लिया. उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है और इसमें फ्रीडम स्ट्रगल पूछते हैं. उसके बाद आपका है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, पीआईसी. इसके बाद आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री.
और इस बार यूपीएससी 2025 में जो आपका ये पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको मैं हिस्ट्री बोलती हूँ, आर्ट एंड कल्चर को भी मैं हिस्ट्री में इंक्लूड करती हूँ, सिर्फ इससे काफी मेजर चंक ऑफ टोटल मार्क्स आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो ये है आपका सिलेबस जो हिस्ट्री का है। उसके बाद आगे आ जाओ आप, जिसको मैं ज्योग्राफी बोलती हूँ। तो अब पहले अभी उससे पहले ज्योग्राफी से भी पहले आप देखो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, आपको मैंने बताया इसमें, जैसे आप देखें वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या है, 18th सेंचुरी से लेके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड से इस बार एक क्वेश्चन आया है फ्रेंच रिवोल्यूशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिलेबस क्या है, जिसको मैं फिफ्थ पॉइंट या फिफ्थ टॉपिक बोलती हूँ, वो सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सोसाइटी से भी इस बार काफी ज्यादा नंबर से क्वेश्चन आए, ऑलमोस्ट 75 मार्क्स आर फ्रॉम इंडियन सोसाइटी पेपर टॉपिक। उसके बाद आपका आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में आपके वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी है। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज या इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फिनोमेना, जिसको ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एंड ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से इस बार कितने क्वेश्चंस आए हैं? अगर ज्योग्राफी और ह्यूमन प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये टोटल बात करें तो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ज्योग्राफी अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। सोशल इश्यूज से आपके 75 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम हिस्ट्री। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस दैट यूपीएससी आस्क्ड दिस ईयर। एंड आप पहले तो क्वेश्चन को समझना और पढ़ना सीखिए, और इन्हीं 2-3 क्वेश्चन को, जो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो डिटेलिंग, जो सिलेबस की माइक्रो डिटेलिंग है, मैंने इस फाइल में सिलेबस की माइक्रो डिटेलिंग भी दी हुई है, तो माइक्रो डिटेलिंग आप लोग जरूर देखिए। ओके, कुछ चैट्स हैं, लेट मी रीड। ऑल राइट, हाँ बिल्कुल। तो सिलेबस देखो, अगर क्वेश्चन तभी आप अच्छे समझ सकते हो जब आप सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर सिलेबस अच्छे से नहीं समझ सकते हो, सिलेबस को डी अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तो क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछता है, आपको किस लाइन पे क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, और पीवाईक्यू कैसे समझना, और बहुत कुछ आंसर्स आप अपने पीवाईक्यू से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से जो इंडियन आर्किटेक्चर से आया, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर पे पूछा गया। तो रिपीटेड ये सवाल यूपीएससी ने पूछा है, 2014 में भी पूछा है, 2015 में भी पूछा है। इसलिए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि सिलेबस सामने रखें। ठीक है सुगंधा? ऑल राइट, तो सिलेबस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद जब सिलेबस को मैंने दिखा दिया, इस फाइल को मैं क्या करूंगी, हाँ बिल्कुल, ये फाइल आप लोगों को अपलोड हो जाएगी इस वीडियो में, इस सेशन के साथ में आपको फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, ये फाइल मैं अपलोड करवा दूंगी टीम से कह के। तो आप लोग ये फाइल आप साथ साथ में इस सेशन को देखते रहना, डाउनलोड कर लेना, इस सेशन को देखना और समझना। और जो ये सिलेबस मैंने आप लोगों को दिखाया अभी, यूपीएससी का सिलेबस जो है, ये जो सिलेबस है, इसकी ये तो ब्रॉड मेंशन है, यूपीएससी ने मेंशन किया सिलेबस, लेकिन इसके अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं, यूपीएससी कहां तक वेंचर करता है जब क्वेश्चंस बनाता है, क्वेश्चन पूछता है, वो भी मैंने डिटेल में आगे डीकंस्ट्रक्ट किया। पूरे सिलेबस को माइक्रो एनालिसिस की तरीके से करके मैंने आपको इस फाइल में दिया था। सिलेबस ये फाइल जो है आप डाउनलोड जरूर कर लेना और समझ लेना। ठीक है, सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो देखो, डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म, ठीक है, मैं बताऊंगी सिंक्रेटिज्म का मतलब क्या होता है, अकबर का रिलीजियस सिंक्रेटिज्म क्या था। थर्ड क्वेश्चन है द स्कल्पचर्स फिल्ड द चंदेला आर्ट फॉर्म्स विथ रेजिलियंट विगर एंड ब्रेड्थ ऑफ लाइफ, एल्यूसिडेट। तीनों क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से जो आए हुए आपके 10 मार्कर हैं, 150 वर्ड्स में लिखना है। ओके, 10 मार्कर। तो जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो बिल्कुल अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, 10 मार्कर 150 वर्ड्स। तो ये कितने में आपका पेज होना चाहिए?
आपका दिस इज योर आंसर शीट है ना, एंड टू योर ईज एंड अंडरस्टैंडिंग दिस फाइल दैट यू विल गेट, आपको मैंने यूपीएससी का एक स्पेसिमेन भी लगाया हुआ है। जो यूपीएससी आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो कैसा दिखता है, मैंने इस फाइल में वो भी ऐड किया हुआ है, आप डाउनलोड कर लेना और रेफर कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहता है आपका, ठीक है, और ये आपका पूरा पेज है ये। तो अगर 150 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो 50 वर्ड्स शुड बी फॉर योर इंट्रोडक्शन। अच्छा, आपका 100 वर्ड्स एक पेज में आ जाएगा, 50 वर्ड्स ऑलमोस्ट एक पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका 1 पेज ये और हाफ पेज ये, तो 1.5 पेज में आपका 150 वर्ड्स का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैं बता रही थी कि अगर 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, if the question is of 150 words, so how you should write the answer, how much words you should write in introduction, how much words you should write in main body, and how much words you should spend in conclusion part. Well, standard answer जो होता है उसके आपके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, ओके, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इन 150 वर्ड्स कितने होने चाहिए आपके? दिस पुट फॉर 100 वर्ड्स, अप्रॉक्स 25 वर्ड्स में आपका इंट्रोडक्शन पूरा होना चाहिए, एंड 25 वर्ड्स में आपके, या से 25 वर्ड्स टू 30 वर्ड्स, और 25 वर्ड्स टू 30 वर्ड्स, एंड 100, अगर 100 टू 140, कितना कितना बचा? अगर 30 से 60, 140, हाँ, तो 100 टू 140 वर्ड्स आपके, 80 टू 100, 80 टू 100 वर्ड्स का आपका होना चाहिए मेन बॉडी। लेट मी वाइप इट आउट, कंफ्यूजन ना हो आपको। सो 80 टू 100 words should be your main body. So introduction in 150 words should be of 25 to 30 words. Main body should be of 100 to 80 to 100 words, and conclusion should be 25 to 30 words. Now let us look at the first question that UPSC asks. Discuss the salient features of Harappan architecture. Examine the main aspect of Akbar's religious syncretism. The sculptures filled the Chandela art forms with resilient vigor and breadth of life elucidate. All the 3 answers I'll be discussing in detail, but before that, some important things that are to be looked. So this is the question paper. Okay. So this is society, modern history, PIC, world history. And this is the micro detailing of the topic. I don't need to read this in the class. This is for your reference. You can download this file and find out the micro detailing of the topic. Let us go to this. अब यूपीएससी जो है आपका कैसे देता है पेपर, तो इस तरीके से आपका मेंस का पेपर दिखता है, जो यूपीएससी में आप बुकलेट मिलती है आपको। दिस इज हाउ इज योर फर्स्ट पेज। अब देखो, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, 64 पेजेस का होगा। क्वेश्चन पेपर लास्ट में डिटैच होता है, आप क्वेश्चन पेपर आप डिटैच करके आप अपने घर ले जा सकते हैं, और रफ वर्क के लिए लास्ट में कुछ पेजेस दिया रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। सेकेंड चीज, ये देखो, 2-3 चीजें हैं जो बच्चे अक्सर आकर के मुझसे पूछते हैं क्लास के बाद, मैम पेंसिल यूज कर सकते हैं क्या, मैम अंडरलाइन कर सकते हैं क्या, मैम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हैं क्या, श्लोक लिख सकते हैं क्या, अगर इंग्लिश मीडियम है तो कैन वी राइट श्लोकास एज वेल। लुक एट दिस, डू नॉट राइट आंसर्स इन बैड इलिजिबल हैंडराइटिंग। भाई इलिजिबल हैंडराइटिंग नहीं होनी चाहिए, हैंडराइटिंग क्लीन होनी चाहिए, साफ, पढ़ने लायक हो, लेजिबल हो, रीडेबल हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, आप पेंसिल नहीं यूज कर सकते लिखने के लिए, पेंसिल डायग्राम वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज अलाउड, विच इज रिटन इन द फर्स्ट योर इंस्ट्रक्शन पेज इटसेल्फ। ओके, मिक्स लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, ठीक है, बायलिंगुअल नहीं होना। आई कैन बी बायलिंगुअल इन क्लास, मे बी टू कनेक्ट विथ यू बेटर, बट इन एग्जामिनेशन, इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, whatever medium you have
opted for, you have to write your answers in that language itself. Do not mix language. Okay, next thing is that do not write outside the space. ठीक है, outside space कैसे होता है, आप ये देखो, ये है, तो इस तरीके से आपका यहाँ क्वेश्चन लिखा रहता है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड हियर you write the answer. So this is the space that is given. You are not supposed to write the space. by UPSC आपको आंसर राइटिंग डे 1 से ही it starts checking your discipline. Discipline within बाउंड्री में रह के जब आप काम करते हो, एक सिविल सर्वेंट, सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट वो होता है जो बाउंड्री में रह के अपनी बाउंड्री को रूल्स एंड लॉज के तहत रहते हुए अपने ड्यूटी को पूरा करता है, फुलफिल करता है. सो आपके आंसर राइटिंग में भी यूपीएससी आपसे आपका डिसिप्लिन चेक करने लगता है दैट यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री. तो बाउंड्री में रहना सीखें, चाहे आप सिविल सर्वेंट हैं चाहे जनरल पब्लिक हैं. अपनी बाउंड्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके ड्यूटी में हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे आपके घर वालों से हो. तो बी इन द बाउंड्री. सो यस, डू नॉट राइट आउटसाइड these lines. So okay, so I have given this, lot of students come and say ma'am नोटबुक बुकलेट कैसा दिखता है, फिर आंसर राइटिंग में उनको प्रॉब्लम होती है. सो दिस इज हाउ योर बुकलेट लुक्स लाइक. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, लुक एट दिस. ओके, लेट्स लुक एट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस दैट यूपीएससी हैज. तो इस बार यूपीएससी 2025 का जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है दैट इज द ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो आर्ट एंड कल्चर, जो आपका आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया है. सो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर में जैसे अच्छा मैंने आपको बताया हिस्ट्री इज फॉर मी एंड आई टेल यू, आई सजेस्ट यू टू रीड आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इन हिस्ट्री एज वन, दैट इज हिस्ट्री. इवेंट्स को आप कैसे अलग अलग कर सकते हो. हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर मैं पढ़ रही हूँ, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, उनकी रिलीजियस लाइफ को मैं पढ़ रही हूँ, व्हाई नॉट टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. दैट वे आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हड़प्पन सिविलाइजेशन holistically na, and that way I'll be able to retain the information in much more effective manner. So combine history, as it is said, जो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एस्पेक्ट है उनका, विद आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट. आर्ट एंड कल्चर को मैं अलग सब्जेक्ट मानती नहीं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एक साथ कंबाइन करके पढ़ो. सो अगर फिर भी अगर हम को ब्रेकअप करें तो आर्ट एंड कल्चर से इस बार 30 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और जो 3 क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन 10 मार्क करके थे. ठीक है, 10 नंबर के. मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का. पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन से एक क्वेश्चन आया है 15 मार्क्स का. वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है 15 मार्क्स का. सो यू कैन सी UPSC has repeated the trend that it followed in 2024 as well. In 2024 mains as well, there were 5 to 6 questions from history, including world history, post independence consolidation, modern Indian history, art and culture. That is the syllabus of GS paper 1. Apart from history, from geography, that is your physical geography, world physical geography, human economic geography, UPSC asked 100 marks question, and 2 questions were from physical geography, human economic geography, and 2 questions from combined, 2 questions from human economic geography and 4 questions from physical geography. 2 question आपके 10 मार्क करके थे, 2 question 15 मार्क करके थे. इंडियन सोसाइटी से 75 मार्क्स क्वेश्चन, 75 मार्क्स, 3 questions of 15 marker, 3 questions of 10 marker. So this is the breakup of questions that is asked by UPSC from different topics. Now next is the discussion. History के जो questions आए थे, art and culture का discussion करते हैं. ठीक है, so art and culture से आपके, as I said, there were 3 questions, and all the 3 questions were 10 marks. So that is 30 marks. A very good chunk of the marks is from art and culture. तो पहला क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन पे था. हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये टॉपिक फेवरेट है यूपीएससी का.
2014 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सेम थीम पे, 2015 में भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था सेम थीम पे, हड़प्पन आर्किटेक्चर पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म का मतलब क्या होता है? सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग रिलीजियस टेनेट्स से उनके जो मेन मेन फीचर्स है उसको मिला के एक रिलीजियस थीम कंबाइंड, अलग अलग रिलीजियस फीचर को कंबाइन करके एक कॉमन रिलीजियस थीम प्रिपेयर किया हुआ सिंक्रेटिज्म, ठीक है। तो अकबर का रिलीजियस सिंक्रेटिज्म पे क्वेश्चन था दीन इलाही पे, इसको दीन इलाही, ठीक है, दीन इलाही। थर्ड क्वेश्चन था चंदेला आर्ट फॉर्म पे, चंदेला आर्ट फॉर्म पे, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर का आपको सेलिएंट फीचर डिस्कस करना था। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। कितने वर्ड्स? 150 वर्ड्स। सो क्यों ये क्वेश्चन आया? प्रीलिम्स यूपीसी 2025 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और क्यों आया? क्योंकि इस साल 100 years of discovery of Indus Valley Civilization 2025 marks the 100th year of discovery of Indus Valley Civilization. That is why easy expected. मैं easy क्यों बोल रही? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन easy था। easy क्यों? क्योंकि एक तो पहले भी 2014 में आर्किटेक्चर पे पूछा हुआ है, 2015 में भी यूपीएससी ने आर्किटेक्चर पे पूछा हुआ है। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होता तो भी बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, मैम क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? क्यों एनसीईआरटी पढ़ूं मैं? एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्या? एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? मैं बोलती हूं एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। और ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। 2025 का पेपर तो अभी हुआ है, 2 महीने मैंने पहले मैंने सेशन लिया हुआ था, डिस्कशन लिया हुआ था, उसमें बताया था कि एनसीईआरटी इज मस्ट टू बी रेड। एंड आई टोल्ड कि इस बार यूपीएससी का पेपर होने दो, कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री। एंड yes, the idea, the intuition that I said UPSC will be asking question आया हुआ है। तो जो मैं एनसीईआरटी की क्लासेस लेती हूँ उसमें मैंने बच्चों को बताया कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। फिर भी डाउट रहता है, यहाँ वहाँ 10 जगह अलग अलग नोट्स ढूंढते हो और फिर भी आप हिस्ट्री में बहुत डरते रहते हो, जबकि हिस्ट्री सब कुछ सामने है, बुक्स में सामने है एनसीईआरटी से। तो ये वाला क्वेश्चन आराम से एनसीईआरटी से सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी, दिस इज योर ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा, 54 पेज ओल्ड एनसीईआरटी RS, okay, old NCERT RS Sharma, page 54. Look at this. The drainage system of Mohenjo-daro, ठीक है, the buildings, all right, एक second, buildings, look at this. So everything has been explained. The use of burnt bricks, water flowed from the house to the streets which had drainage, Kalibangan example, along with the features, architectural features, example has been given. Look at isometric projection of the granary of Harappa. Everything has been mentioned here. तो पूरा इस 2 पेज से 3 पेज से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चरल लाइफ पे है, यू कुड हैव इजीली बीन सॉल्व। तो अब बाकी और जगह अगर मान लो आप ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, मान लो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है, मान लो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हो, न्यू एनसीईआरटी, तो न्यू एनसीईआरटी आपका आर पास्ट वन थीम्स
themes in Indian history part 1। इसमें भी हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल से कवर्ड है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। चलो देखते हैं बाकी क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करें हड़प्पन आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस इन अर्ली अर्बन प्लानिंग। उसके बाद अर्बन लेआउट बताइए, मटेरियल क्या यूज होता, ड्रेनेज कैसा था, हाउ वाज द पब्लिक स्ट्रक्चर, 90 डिग्री एंगल पे द रोड्स कट ईच अदर ऑन 90 डिग्री एंगल्स, बर्न्ड ब्रिक यूज हुआ था, एवरी हाउस हैज अ वेल, ठीक है, हाउसेस फोर्टिफिकेशन विद साइट, और द ड्रेनेज वाज कवर्ड विद द कवर्ड, पक्का कवरिंग थी, ठीक है। हाईलाइट सिविक सेंस बताए, टेक्निकल स्किल्स, कल्चरल इंक्लूसिविटी, कंक्लूड बाय एम्फसाइजिंग हड़प्पन इंजीनियरिंग ब्रिलियंस एंड इट्स लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन। साथ साथ में आप एग्जांपल भी देते जाओ, सिटाडेल, ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, ऑल दीज थिंग्स विल कम इन दी डिस्कशन। तो अब हिस्ट्री स्टार्ट करने का, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है यस सुमन, यस राजेश्वर, यस बिल्कुल, यस कृतिका। सो हड़प्पन, आप इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में, मैंने बताया वो पहले के कुछ वीडियोस हैं पड़े हुए हैं, अगर आप डिस्कशन देखेंगे क्लासेस की, ओपन सेशंस हैं, अपलोडेड हैं। तो मैंने बताया कि हिस्ट्री में सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर कुछ नहीं पता तो हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को क्या स्टार्ट करें, कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा तरीका होता है आंसर ओपन करने का। तो कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन क्या होता है, आप टाइमलाइन लिख दो, हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइमलाइन ये था, अर्लीस्ट फेज ऑफ साइंटिफिक टाउन प्लानिंग एंड कनेक्ट विद द थीम ऑफ द क्वेश्चन, गिव अ कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन, दैट इज बाय गिविंग द टाइमलाइन एंड कनेक्ट विद द क्वेश्चन थीम क्या था, scientific town planning, architecture, Southeast Asia. The architectural features demonstrate technical brilliance, civic responsibility and cultural inclusivity. कुछ भी अपने लैंग्वेज में आप थीमेटिक एंड कॉन्टेक्चुअल कनेक्ट करके इंट्रोडक्शन दे सकते हो। उसके बाद सेलिएंट फीचर्स बताओ, अर्बन लेआउट, सिटीज डिवाइडेड इनटू सिटिडल एंड लोअर टाउन। सिटिडल वाज दी हायर बिल्डिंग्स, मतलब जो हायर प्लेटफॉर्म पे बने होता, और लोअर टाउन था, इट ऑल्सो डिपिक्ट्स दी difference among the different various sections of people, there was a difference, and then grid pattern streets the example Mohenjo-daro, Citadel with the great bath, Banavli, Chanudaro, इनके एग्जाम्पल्स दे दो। चनुदारो वाज विदाउट सिटाडेल दो, तो आप एग्जाम्पल्स देते जाओ और एक्सप्लेन करते जाओ। पब्लिक एंड इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर कैसा था, ग्रेट बाथ था, ग्रेनरी थी, डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड कहाँ पे, लोथल, जो पे आकर के डॉक्स, शिप बिल्डिंग, शिप्स बनती थी, ठीक है, शिप्स बनती थी और यहाँ पे आके रुकती भी थी। तो डॉकयार्ड था, वर्कशॉप्स एट चनुदारो, बीड मेकिंग एंड मेटलर्जी, रेजिडेंशियल हाउसेस। अब तो सारे अपने आंसर्स को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दो। आर्किटेक्चर में पहला मैंने बता दिया, दूसरा पब्लिक एंड इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर, रेजिडेंशियल हाउसेस, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स एंड वेट्स एंड सील्स यूज हुए थे। तो उसके बाद आपने कंक्लूड कर दो, हड़प्पन आर्किटेक्चर embodied civic discipline, technological mastery and environmental adoption. Features such as drainage, water harvesting and standardized planning remain relevant even for today, and it remains as a question that आप कनेक्ट कर सकते हो। आज जहाँ देखो तो फ्लडिंग है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इतना पुअर है, वी आर इन 21st सेंचुरी, इतना एडवांस्ड है। कहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 BCE, कहाँ आज AD 25 में है, इतना हज़ारों ईयर का डिफरेंस है। बट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज स्टिल for us is an awe, it's like it's a surprising element कि हड़प्पन जो people थे, they could develop such an advanced drainage system, but we, the so-called modern people developing AI and everything, artificial intelligence and everything, are not able to provide the government, or I don't know who to blame, but we are not able to develop the advanced drainage system that we should have, given the floods everywhere in Delhi NCR, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। तो मैंने बताया आपको सिंक्रेटिज्म का मतलब क्या होता है, कि जो अलग अलग रिलीजन थे उनके मेन फीचर्स को लेके
ठीक है, एक कॉमन रिलीजियस थीम डेवलप करना, सिंक्रेटिज्म। तो क्या था? अब दूसरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगेन, कैन एनसीईआरटी would have been sufficient? I would have said yes. आप मिडिवल हिस्ट्री, अगर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की सतीश चंद्रा बुक रेफर करें, तो जो अकबर वाला चैप्टर है ना, जो मुगल्स का चैप्टर शुरू होता है, उसमें अकबर का चैप्टर है, उसमें ये 4-5 लाइन है जहां से आपका पूरा आंसर खत्म हो सकता था। तो तौहीद इलाही, डिवाइन मोनोथीज्म, दीन इलाही जिसको बोलते हैं, द वर्ड यूज बाय this was Tawhid Ilahi, which literally means divine monotheism. The word deen or faith was not applied to it till 80 years later. The Tawhid Ilahi was really on an order of the Sufism type. Those who were willing to join, मतलब बता रहे कि क्या था, ठीक है, that Akbar gradually turned away from Islam and set up a new religion which was compounded of many existing religions. जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे रिलीजन के फीचर्स को मिला के कंपाउंड करके एक कॉमन रिलीजन था। क्या था? कंपाउंडेड ऑफ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोस्ट्रियम एक्सेट्रा। हाउएवर मॉडर्न हिस्टोरियंस आर नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट, मतलब कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अकबर drifted away from Islam and by compounding many features of different religions he developed that is called as दीन इलाही और तौहीद इलाही। ठीक है, तौहीद इलाही तो आपके एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है। फिर इससे ज़्यादा और क्या प्रूव हो सकता है कि आप यहाँ वहाँ मत भटको, बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह के बुक्स मत खरीदो, आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी को रिफ्लेक्ट करो। अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर जो कॉन्सेप्ट 4-5 क्वेश्चन 5-6 लाइन्स जो दिया होता है वहीं आपको अच्छे से आपने पढ़ा है, समझा है, उसको चर्न किया है, रिफ्लेक्ट किया है, सारा आंसर आपका वहीं से बन के आता है। तो तौहीद इलाही, डिवाइन मोनोथीज्म, दैट इज लेटर इज कॉल्ड दीन इलाही, तौहीद इलाही और डिवाइन मोनोथीज्म, which the historian said that Akbar did follow. So this was the question that UPSC asked, and this was the chapter, this was the page that if you would have read your NCERT you would have solved. So again my point is read your NCERT really well, UPSC ask your questions. ठीक है? yes Ravi, yes right, बिल्कुल गरिमा, yes राइट, हाँ बिल्कुल। एनसीईआरटी में शब्द है तो क्यों पढ़ना, बाकी इधर उधर क्यों जाना है ना, ठीक है, तो इधर उधर को कुछ पढ़ो मत। डू नॉट ड्रिफ्ट away from the main source that is NCERT. That by focusing on NCERT you will save lot of your efforts, lot of your time and energy also in finding out मैम कौन से बुक पढ़ो। ओके, सो NCERT ले आइए, उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्वेश्चन वहीं से सारे सॉल्व हो जाएंगे। एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज 2025 पेपर। अगेन 2024 में भी मैंने सेम प्रूव किया था, 2025 में भी मैं प्रूव कर रही हूँ, और हर साल यही हो गया। यूपीएससी कभी भी आपका लेवल प्लेइंग फील्ड जो बनाने की कोशिश करता है वो ब्रेक नहीं करेगा। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? जो सबके पास अवेलेबल हो। सबके पास अवेलेबल क्या है? एनसीईआरटी, फ्रीली डाउनलोडेबल फ्रॉम द इंटरनेट। एनसीईआरटी के पेज पे जा करके आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो बार बार पढ़ें और रिफ्लेक्ट करिए उसको। डू रिफ्लेक्ट अपॉन थिंग्स, जैसे तौहीद इलाही, दीन इलाही सिर्फ 5 लाइन का दिया हुआ है, बट क्वेश्चन पूरा 10 मार्कर 150 वर्ड्स का है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो मेन पॉइंट ये है, बट बाकी का एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो मैंने लिखा था इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एंड मेंस, पीटी और मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपका पूरा यहाँ से, ठीक है, दिस, सो yes, this line. Further, he felt that behind all the multiplicity of names and forms, there was one God. So, Akbar believed that सब धर्म अलग अलग भले हैं, लेकिन उनमें कॉमनैलिटी है, और सब एक ही चीज़ बात कह रहे हैं, एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, देयर इज़ वन गॉड ओनली। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में, जो है एग्जामिनिंग द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। सो कंपाउंडिंग द फीचर्स ऑफ many other religions, Zoroastrianism, Hinduism, Christianity, he created that is called as divine monotheism. Theism, mono means single, theism means religion. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस आई हैव गिवन यू इन एक्सप्लेनेशन. कुछ नहीं है, बार बार बात जैसे मेन एस्पेक्ट. तो क्या करना है, अप्रोच कैसे रखना है कि इंक्लूसिव विजन ऑफ गवर्नेंस. आप थोड़ा सुलेकुल भी समझा दो. अगर नहीं, इतना नहीं भी याद है कंटेंट, सुलेकुल याद नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, दीन इलाही तौहीद इलाही को एक्सप्लेन कर दो, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो मेन एस्पेक्ट क्या था सुलेकुल का, पीस विथ ऑल. पीस विथ ऑल दिस गिवन इन एनसीईआरटी सुलेकुल, ठीक है. पीस विथ ऑल, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस, पिलग्रिम टैक्स, जिजिया वर रिमूव्ड, ठीक है. इबादत खाना डायलॉग, इबादत खाना कहाँ था, जहाँ पे फतेहपुर सीकरी में स्टार्ट किया था. इंटरफेथ डिस्कशन, अकबर जो है अलग अलग लोगों के रिलीजियस गुरु कह लो या लीडर्स कह लो, उनको इनवाइट करते थे और वहाँ पे इंटरफेथ डिस्कशंस होता था, ठीक है. राजपूत अलायंस, मैट्रिमोनियल पॉलिटिकल पार्टनरशिप, ठीक है. दिस वाज आल्सो वन ऑफ द पार्ट. कल्चरल प्लूरलिज्म को दिखाता है. कल्चरल पैट्रोनेज, पर्शियन ट्रांसलेशंस ऑफ द महाभारता हैपेंड, ठीक है, जिसको अब रजनामा बोलते हैं. रामायण का भी हुआ था. मुगल पेंटिंग एंड तानसेस म्यूजिक एम्बॉडीड कल्चरल सिंक्रेटिज्म. तो मुगल पेंटिंग रिफ्लेक्टेड है ना, अकबर्स religious syncretism was also reflected through the court poets that were existed and that were existing in Akbar's court, ठीक है. and he was giving कहते हैं ना उनको, मतलब उनको पैट्रोनेज दिया गया था. और पेंटिंग भी मुगल आर्ट की शोज दी रिलीजियस सिंक्रेटिज्म. एंड देन एनालिसिस ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, आइडियोलॉजिकल कंपैरेटिव. थोड़ा एनालिसिस कर दो कि कुछ लोग बोलते थे नहीं देयर वाज रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, कुछ लोग बोलते थे नहीं अकबर वाज नॉट हैविंग दिस तौहीद इलाही कॉन्सेप्ट. तो आप उसको थोड़ा सा क्रिटिकल व्यू दे करके आंसर खत्म कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज the sculptures filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate. Elucidate का मतलब क्या होता है कि आप एक्सप्लेन करने के साथ साथ एग्जाम्पल भी दें, ठीक है, एग्जाम्पल भी दें. तो अब क्वेश्चन बनता है कि क्या ये क्वेश्चन इजी था, टफ था, मीडियम टफ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व विद एनसीईआरटी. आई वुड से यस, क्वेश्चन वाज इजी. कई लोग चंदेला आर्ट फॉर्म देकर घबरा गए, चंदेला आर्ट फॉर्म, चंदेला आर्ट फॉर्म. अब ये तो कहीं नहीं दिया हुआ है, बुकलेट्स भी नहीं दिया हुआ है, बुक्स में भी पता नहीं कहाँ दिया हुआ है, क्या मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई विल प्रूव दैट दिस क्वेश्चन वाज इजी. Yes, this question could be solved by NCERT. I'll give you the proof. So question again, let us read the question. So let us read the question again and let me prove that this question was easy and solved with NCERT. So yes, the question is, the sculpture filled the Chandela art form. The sculpture filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Elucidate. ठीक है? So the question is this particular question easy? Is this particular question medium tough? Or is this particular question tough? And is this question solvable by reading NCERT? My answer is yes. The question is easy and it can be solved by NCERT. Why easy? Because this can be solved by NCERT, and I have told you multiple times that keep reading NCERT. NCERT are very important. Let me prove this point without elucidating my statement. I am not going to leave my discussion here. So here is the proof that this question is easy. And why easy? Because I could have written this answer if I would have read the NCERT by following Ruchi ma'am's suggestion. And I have been telling again and again that NCERT is enough for history and for other sections as well. But here at this moment I'm focusing on art and culture, so I'm again proving the point that even art and culture questions are solvable if you read your NCERT well, if you revise your NCERT well, if you reflect upon your NCERT really well. So yes, look at this page. So this book is an introduction to Indian art. आपका एक book है NCERT का, new NCERT है, an introduction to Indian art part 1. Page number some 94 or 74, 70, yes 74 page number. Look at here. So Chandela art form.
चंदेला आर्ट फॉर्म्स का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है खजुराहो टेम्पल्स। चंदेला जो डायनेस्टी थी दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम 10th to 12th सेंचुरी, ठीक है, 10th to 12th सेंचुरी, 10th to 12th CE, ऑल राइट। एंड द खजुराहो जो टेम्पल्स, Chandela dynasty, they made this Khajuraho temple. That was the finest example of Nagara style of temple architecture, and the sculptures that are made as a part of Khajuraho temples, they are full of vigor, full of life, lot of expressions. And जो sculptures हैं why they are full of life, because जो eyes हैं ना, eyes का structure, eyebrows है, eyelashes हैं, उसकी जो elongation है, and जो women का body posture है, body structure है, you know, everything is very distinctively made. The figures are quite prominent, life like movement, ऐसा लग रहा है अभी sculptures बिल्कुल लाइफ। अब आप when you look at these sculptures of Chandela dynasties architecture, that is Khajuraho temples, it feels like, you know, अभी बिल्कुल sculptures सामने आपके जीवित होके आपके बिल्कुल सामने आ जाएंगे। Well, all right, so look at this page number. So read this. Temples of Khajuraho made by Chandela kings on the 10th century, that is about 400 years after their temple at Devgarh, we can see how dramatically the shape and style of Nagara temple architecture had developed. So आप और explain, अगर मैं explain करने के लिए अगर पढ़ो डिटेल में, look at this. So the crowding elements अमलक एंड कलशार्दा फाउंड ऑन ऑल। सो चलो ये तो टेम्पल के बारे में एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से पढ़ो। Khajuraho sculptures are highly stylized with typical features. They are almost full of life and relief, cut away from the surrounding stone, with sharp noses, prominent chins, long slanting eyes and eyebrows. There are many temples at Khajuraho, most of them devoted to Hindu gods. So 64 Yogini temple, Jain temples are examples. टेम्पल ऑफ स्मॉल स्क्वायर शाइन्स रफली ग्रेनाइट, चलो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे देखो। सो यस, मतलब यही अगर चंदेला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है और स्कल्पचर्स की मेनली आपको अंडरस्टैंडिंग है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपने सॉल्व किया हुआ यूपीएससी का, जो स्कल्पचर्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर स्कल्पचर्स की अंडरस्टैंडिंग है, स्कल्पचर्स में क्या है, आईज, यू नो, एंड द बॉडी, द यू नो वुमेन फिगरीन, जो योगिनीज बनाए गए हैं, ठीक है, उनका कैसे फीचर्स हैं, तो अगर आप उसको भी मूवमेंट है, लाइफ लाइक मूवमेंट, विगर है, इतना पता है तो इसी को एक्सप्लेन कर दो। और एग्जाम्पल पता है 64 योगिनी टेम्पल, तो खजुराहो टेम्पल ऑफ चंदेला डायनेस्टी इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नगरा टेम्पल आर्किटेक्चर, और उसके जो स्कल्पचर्स दे आर वेरी लाइफ लाइक, उसी को एक्सप्लेन कर दो। एंड खजुराहो टेम्पल्स आर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल। तो यही सब आपको एक्सप्लेन करना है कि डायनेमिक एनर्जी है, इमोशनल इंटेंसिटी है, लाइफ लाइक है, मूवमेंट है, मिथुन इरोटिक मिथुना से, कंदरिया महादेव टेम्पल में सेंशुअल कपल्स सिंबलाइज फर्टिलिटी एंड कॉस्मिक रीजनरेशन एक्सप्रेसिंग लाइफ कंटिन्यूटी। तो इसी बात को कि मूवमेंट है, एक्सप्रेशन है, लाइफ लाइक फिगरीन्स है, लाइफ लाइक स्कल्पचर्स है, इसी को अलग अलग लैंग्वेज में आपको डिटेल से समझाना है, पॉइंट्स देके। रेजिलेंट विगर इन चंदेला स्कल्पचर्स, ब्रेथ ऑफ लाइफ इन चंदेला। तो रेजिलेंट विगर में क्या बताना, डायनेमिक एनर्जी है, इमोशनल इंटेंसिटी है, जैसे रस, लव, वेलोर, डिवोशन, गिविंग स्टोन एंड इनर पल्स एंड ड्रामेटिक प्रेजेंस, इरोटिक मिथुनास के बारे में कंदरिया महादेव, कल्चरल असर्शन, एमिस इन्वेजन्स, exuberant and projected resilience, strength and optimism, Chandela quality has been reflected. Technical precision है, fine sandstone बना हुआ है, तो appear almost three dimensional, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिंदा होके स्कल्पचर्स आपके सामने आकर बिल्कुल बोलने लगे, आपसे बात करने लगेंगे। Breath of life in Chandela sculpture, holistic vision, temples depict gods, ठीक है, alongside apsara, musicians, farmers and animal making sculptures are mirror society। मतलब holistic vision, सारे sections society के, किंग, फार्मर, ठीक है, म्यूजिशियंस, एग्रीकल्चर, ठीक है, फार्मर्स, एनिमल्स, सबको एक साथ दिखाया गया है। दैट शोज होलिस्टिक विजन, दैट इज ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन दिखाया है बिल्कुल। लाइफ साइकिल सिंबलिज्म, एरोटिक इमेजरी आउटसाइड कॉन्ट्रास्ट विद स्पिरिचुअल सैंक्टिटी, ठीक है, सेक्रेड सेक्युलर यूनिटी, वुमेन अप्लाइंग काजल, एडजस्टिंग एंकलेट्स, आर्टिजन्स, मतलब वुमेन जो है काजल लगा रही हैं, पायल सही कर रही हैं। अगर वैसे शादी अटेंड की होगी तो ब्राइड्स को भी सब फोटो खिंचवाते हैं, फोटो शूट करते हैं, कान के झुमके सही करना है,
गला का हार सही करना है, पायल पहनना है, तो बिल्कुल वही सब जो है आपके स्कल्पचर्स में, चंदेला डायनेस्टी का जो स्कल्पचर्स था उसमें भी सब दिखा है। तो कैसे लाइफ लाइक बिल्कुल स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। सिविलाइजेशनल इंक्लूसिविटी है, कैसे बाय एम्ब्रेसिंग धर्मा अर्थ कामा मोक्ष, ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर फॉर आर्ट एंड कल्चर दैट वाज आस्क्ड। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आया यूपीएससी में। तो इन नेक्स्ट क्लास ऑफ जीएस पेपर 1 एनालिसिस, जीएस पेपर 1 एनालिसिस के मैं आपसे डिस्कस करूंगी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम 1 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ज्योतिबा राव फूले के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और एक क्वेश्चन है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन से, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री इज रिमेनिंग दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ जीएस पेपर 1 एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक। देन इसके बाद विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम सोसाइटी पेपर, इंडियन सोसाइटी। एंड कितने नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है? 75 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। सो इन next class I'll be discussing the questions from history, and afterwards we'll be looking at, reflecting at the question from Indian society, and geography faculty will be discussing and reflecting on the 100 marks that were asked from geography section. So I hope this discussion helps the students who have appeared already, you know, and hopefully the mistakes are corrected and you don't repeat in 2026, and the students who are going to appear in 2026, आप मिस्टेक्स को हमेशा के लिए पहले दिन ही ख़त्म कर दो कि आपको आपके मिस्टेक्स ना बने और 2026 आपका पहला और लास्ट अटेम्प्ट हो। ऑल द बेस्ट।